बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रूट वर्ड सिखाना चाहूँगा जी, जो कि बड़ा खूबसूरत रूट वर्ड है। देखिए, रूट वर्ड का फ़ायदा ये होता है कि हम एक वर्ड को याद रखते हैं और उससे मिलके बनने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है? और मैं आपको एक बहुत ही यूनिक वे में सिखाऊंगा, जिसमें आपको इन वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट भी समझ आएगा। ओके जी। तो ये बेसिकली हमारा जो रूट है वो है मैल। मैल का मतलब होता है बैड, बुरा, उसको आप बुरा बोलते हैं। ठीक है। अब इससे रूट रूट वर्ड जिन बच्चों को नहीं आइडिया, तो मैं उनको बता दूं कि रूट वर्ड बेसिकली वो वर्ड होता है जिसमें आपका कोर मीनिंग लाई कर रहा हो। जिस तरह यहाँ पे मैल है, तो मैल आपका वो वर्ड है जिसमें आपका कोर मीनिंग लाई कर रहा है। तो हम इस इन तमाम वर्ड्स में जो मैल से मिलके बने हैं, वो इसी वर्ड्स की इसके मीनिंग के इर्द गिर्द घूमेंगे जी। ठीक है। अब ये तमाम के तमाम वर्ड्स आपको यूं हिफज हो जाएंगे। बेटा देखिए, एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, और उस स्टोरी में हम इन तमाम वर्ड्स को डेफिनेटली सीखने की कोशिश करेंगे। और बड़ी शॉर्ट सी स्टोरी होगी, कोई बहुत लंबी स्टोरी नहीं होगी। उसके बाद डेफिनेटली हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। जितनी भी हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं उसमें हम रूट वर्ड करते हैं। ठीक है। और रूट वर्ड को हम इसीलिए करते हैं क्योंकि इससे आपको पावरफुल वर्ड्स मिलते हैं, आपका अपनी राइटिंग के लिए, रीडिंग के लिए, एंड सो ऑन। देखिए बेटा, सिंपल सी बात है। एक हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन चल रहा होता है। एक हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन चल रहा होता है। ठीक है। वहां पे अ, जो इंस्पेक्शन करने वाला होता है उसका नाम होता है डॉक्टर अहमद। जब वो इंस्पेक्शन करने के लिए आता है, तो जो एक्सरे मशीन होती है ना, एक्सरे मशीन, उसको वो मैल फंक्शन पाता है। मैल फंक्शन का मतलब क्या है जी? मैल फंक्शन का मतलब ये सबसे पहले आपके सामने, जो चीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती, ऐसे ही है ना, जो चीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती, तो ये यहाँ पे आपके सामने जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है वो मैल फंक्शन है, ये वाला चीज। मैं साथ साथ इसको अंडर हाईलाइट करता जाऊंगा ताकि आपको अंडरस्टैंड होता जाए कि भाई ये वर्ड हमने कर लिया। मैल फंक्शन, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। ठीक है। तो वो जब डॉक्टर अहमद साहब जब इंस्पेक्शन पे आते हैं एक हॉस्पिटल की, तो वो क्या पाते हैं कि जो हॉस्पिटल की एक्सरे मशीन होती है वो मैल फंक्शन होती है, यानी कि प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती। अब फर्दर जब वो मरीजों को देखते हैं, तो वो देखते हैं कि मरीज मैल न्यूट्रिशन होते हैं, यानी कि उनमें गजाई कमी, जो एक गजाइयत की कमी होती है। इसका मतलब ये है कि जो हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है उनको खाना देने के लिए, वो उनको नहीं दिया जा रहा। तो वो ये भी नोटिस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैल न्यूट्रिशन एक नाउन होता है, और इसका मतलब है बैड न्यूट्रिशन या पुअर न्यूट्रिशन। गजाई किल्लत को हम बोलते हैं आमतौर पे। तो अब आप एक चीज अगर आप नोट करेंगे, तो दोनों के साथ, फंक्शन के साथ भी मैल लगा हुआ है और न्यूट्रिशन के साथ भी मैल लगा हुआ है। ठीक है। फंक्शन, एक चीज जब वर्क करती है प्रॉपरली, तो उसको हम कहते हैं यार ये अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। लेकिन जब आप उससे पहले मैल लगा देंगे, तो डेफिनेटली अब उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो चुका है। अच्छा, इसी तरह से बेटा, वो मजीद क्या करते हैं, वो जो एमएस होता है ना हॉस्पिटल का, उसको वो सस्पेंड कर देते हैं। क्यों? मैल प्रैक्टिसेस के लिए। मैल प्रैक्टिसेस क्या होती है जी? ये देखिए, ये मैल प्रैक्टिस बेसिकली एक नाउन है। ठीक है। और मैल प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जब आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज प्रोफेशनल वे में नहीं अदा करते, तो इसका मतलब आप अपनी प्रैक्टिसेस में एक बुरी इंटेंट को शामिल कर रहे हैं। ठीक है। तो बैड आर इन प्रॉपर प्रोफेशनल कंटेक्ट। ओके। अगर एक डॉक्टर है जिसने आपसे पैसे लिए हैं आपका इलाज करने के लिए, और वो नहीं करता, तो इसका मतलब वो मैल प्रैक्टिस कर रहा है। ओके। तो वो क्या करते हैं, वो जी एमएस को उड़ा देते हैं। वो कहते हैं जी इसको सस्पेंड कर दिया। किस लिए? मैल प्रैक्टिसेस के लिए। क्योंकि उसने हॉस्पिटल में जो एक रॉन्ग ट्रीटमेंट किया होता है ओवरऑल, उसकी हवाले से, उसकी मैल प्रैक्टिसेस के हवाले से उसको उड़ा दिया जाता है। अब होता क्या है कि एक पेशेंट है, उसको एक बड़ा ही मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो उसको डायग्नोस होता है उस पेशेंट। अब मैलिग्नेंट क्या है जी? यहाँ पे आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है मैलिग्नेंट, ये देखिए जी गौर से, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हार्मफुल, डेंजरस।
तो उस पेशेंट को एक बहुत ही हार्मफुल और डेंजरस ट्यूमर जो है वो डायग्नोस हो जाता है। अब डिस्पाइट दीज इश्यूज, इन इश्यूज को साइड पे रखें, तो जो ज्यादातर स्टाफ होता है ना वो बहुत यानी कि मेहनती होता है ज्यादातर स्टाफ, लेकिन उनमें से कोई ना कोई आपको पता है मलिशियस इंप्लॉय निकलते ही है ना। मलिशियस का क्या मतलब है जी? अगेन, मलिशियस बेटा बेसिकली एक एडजेक्टिव है, और मलिशियस बेसिकली इंटेंडिंग टू हार्म, यानी कि एक ऐसा इंप्लॉय जो सिर्फ अपने काम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा होता है, उसको दूसरों की कोई परवाह नहीं होती, दूसरे जिए मरे उसको कोई लेना देना नहीं होता। तो भाई जो मलिशियस इंप्लॉय था ना, एक एक जो मलिशियस इंप्लॉय था, वो ये र्यूमर्स फैला रहा था। और र्यूमर्स क्या थी? वो उसकी जो र्यूमर्स थी वो बेसिकली मेलाइस थी। मेलाइस, MALICE, मेलाइस, ये देखें जी, ये मेलाइस वर्ड आ गया। मेलाइस बेसिकली एक नाउन है, और इसका मतलब होता है कि जब आप डिजायर करते हैं कि यार आपकी ये जो र्यूमर्स है ना ये दूसरों को हार्म पहुंचाए, तो मेलाइस एक नाउन है। तो डिजायर टू कॉज हार्म, यानी कि अब वो मेलाइस र्यूमर्स फैला रहा। ठीक है। अब होता क्या है फर्दर, जब स्टोरी आगे बढ़ती है बेटा, तो ये जो सच मेलोडी, ये जो एक बीमारी होती है, ये जो डिजीज होती है स्पेशली बिहेवियर में, ये डेफिनेटली दूसरों के लिए ही नहीं बुरी होती, बल्कि अपने लिए भी बुरी होती है जो ऐसे लोग होते हैं। तो मेलोडी यहाँ पे यूज हुआ है बेटा, देखिए ये रहा मेलोडी। मेलोडी बेसिकली एक नाउन है, तो इसको बोलते हैं इलनेस, डिजीज। ठीक है। तो ये जो इस तरह की ये जो मेलिशियस आपकी मेलेडी होती है, ये जो इस तरह की डिजीज होती है, ये क्या करती है? ये भाई दूसरों को भी आपके हवाले से, ये आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते। और लास्ट पे जो वर्ड है वो है मेलोवलेंट। मेलोवलेंट भी एक एडजेक्टिव है जी। और मेलोवलेंट का मतलब होता है जिसमें आपकी ख्वाहिश ये होती है कि यार दूसरों को ना आप हार्म पहुंचाएं, विशिंग इवल ऑन अदर्स, विशिंग इवल्स ऑन अदर्स। जी बेटा, ये वर्ड्स तैयार हुए आपको एक रूट वर्ड से। देखिए हमने कितने सारे वर्ड्स किए हैं, और एक स्टोरी की फॉर्म में बताने का मकसद ये है कि आपको इन वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट भी समझ आए, आप कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझें। हाँ जी बताएं जी क्विकली। क्यों जी? अली हसन, अ, अस्मा बेटा, बुशरा, समझ आइए इन वर्ड्स की। ये सर समझ आ रही है। ओके ग्रेट। अच्छा एक चीज और ना, एक वर्ड और होता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो है मैलडिक्शन। मैलडिक्शन बेसिकली जब आप किसी को बददुआएं देते हैं ना, बददुआएं देते हैं किसी को, आप गालियां देते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं मैलडिक्शन। सुमेरा बेटा अपना माइक जरा प्लीज बंद कर दें। तो ये इस तरह से हमने एक रूट वर्ड से, देखिए एक रूट वर्ड हमने किया है, और इससे हमने कितने वर्ड सीखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जो मैंने अभी बताया। एक मैलडिक्शन किसी को गालियां देना, किसी को बददुआ देना, कर्स करना किसी, ठीक है, मैलडिक्शन। अच्छा, अब जी अ, आपको इस क्लास का फायदा तब होगा जब आप पूरी क्लास लेंगे, क्योंकि ये डॉट्स के साथ डॉट्स कनेक्ट करती है। हम पैराग्राफ राइटिंग सीखने से पहले ये चीज बहुत जरूरी है कि हम रीडिंग टेक्निक सीखें। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एडिटोरियल जो है डॉन का, उसको हम पढ़ेंगे, ये रीडिंग टेक्निक्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद हम एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक के ऊपर हम पैराग्राफ बनाएंगे। इस तरह से हम उसका स्ट्रक्चर सीखेंगे, हम एक डिटेल कंप्रीहेंसिव क्लास करने वाले हैं बेटा जी। आम तौर पे ना मोस्टली बच्चों की ये आपकी ये क्यूरी आती है कि सर मैं अखबार तो पढ़ता हूँ लेकिन दिमाग में नहीं बैठ, उसके आर्ग्यूमेंट नहीं जेन में रहते, तो क्या करें? मसला ये है कि आप क्या करते हैं, आप करते हैं बेसिकली पैसिव रीडिंग। अच्छा, आप कहते हैं सर मैं पढ़ने बैठता हूँ, बुक खोली है, उसके बाद नींद आनी शुरू होगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ रहे, दिमाग आपका फटीक हो रहा है। ठीक है। तो जब आप पैसिव रीडिंग करेंगे, तो मैं भी अगर पैसिव रीडिंग करूंगा तो यही मसला होगा। अब हमने दिमाग को बेसिकली इसमें इंक्लूड कैसे करना है, चीजों को इंटरेस्टेड कैसे बनाना है, ताकि आपका दिमाग जो है वो थके नहीं, उसको नींद ना आए, उसको मजा आए पढ़ते हुए।
जब आपको न्यू न्यू आर्ग्यूमेंट्स जानने को मिले, एक नया स्ट्रक्चर या सिंटेक्स जानने को मिले, या एक खूबसूरत एक्सप्रेशन जानने को मिले, तो दिमाग उसमें इंटरेस्ट ले। अब ये चीजें कैसे पॉसिबल है, देखिएगा जरा बेटा। ये कुछ रूल्स हैं जो आपके सामने हैं। सबसे पहले, अगर आप बिगिनर्स हैं तो एक सिंपल सा, बड़ा बहुत ही सिंपल सा एक तरीका होता है। अच्छा, अगर कोई बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं जी, बेटा ये कौन है जी, ये आप क्लास लो, अतिया, अतिया बिनते नसीर, बेटा क्लास लो ना आप, क्लास के बाद क्वेश्चन करना। अच्छा, देखिएगा, आप बिगिनर हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ग्रामेटिकली अपनी रीडिंग को इंटरेस्टिंग बनाना है। वो कैसे जी, अब आप कहेंगे सर मुझे तो ग्रामर ही नहीं आती। तो सबसे पहले बिगिनर होने के नाते आपने क्या करना है, आपको कुछ बेसिक चीजों का तो पहले से पता होगा। जिस तरह आपको पता है एक सेंटेंस में ये चीजें कंपल्सरी हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, पता है ना इन चीजों का? ठीक है, ये चीजें क्या है, ये चीजें कंपल्सरी हैं। ये चीजें क्या है, नहीं जी कोई नोट्स नहीं शेयर होंगे, मैं अभी बता रहा हूं। ये चीजें क्या है, ये चीजें कंपल्सरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बेटा पढ़े प्लीज, पढ़े, इसको फोकस करें। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपका पहला काम क्या है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आपने एक सेंटेंस में इन चीजों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपको फिर पता चलेगा कि यार सब्जेक्ट क्या होता है। आपको पता चलेगा सम टाइम एक जो फ्रेज होती है ना, फ्रेज, फ्रेज से क्या मुराद है, नाउन फ्रेज, दो लाइनों की नाउन फ्रेज बनाई होती है सम टाइम, वो भी सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही होती है। सम टाइम नाउन क्लॉज जो होती है वो भी सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही होती है। अब आप कहेंगे सर मुझे तो ना तो मैंने क्लॉज पढ़ी ना फ्रेज पढ़ी है। तो बेटा कोई बात नहीं है, बस आपने ये देखना है कि सब्जेक्ट पे वो आ रही है या नहीं आ रही है। मैं आपको क्लॉज और फ्रेज में बुनियादी डिफरेंस बता दूंगा। अब क्लॉज और फ्रेज में बुनियादी डिफरेंस क्या है, क्लॉज जो होती है उसके पास सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। फ्रेज जितनी मर्जी है, जो भी नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, आपकी वर्ब फ्रेजेस हैं, आपकी पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं, इसके अलावा आपकी एडवर्ब फ्रेजेस हैं, आपकी जो जेरेंडियल फ्रेजेस हैं, किसी के पास प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, किसी के पास भी ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। और आपकी जितनी भी टाइप्स की क्लॉजेस हैं, तमाम टाइप की क्लॉजेस के पास सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, बुनियादी डिफरेंस। ठीक है, तो पहला काम आपने क्या करना है, जब आप रीडिंग कर रही हैं तो आप ये बुनियादी चीजें तो आइडेंटिफाई करें ना, बीइंग अ बिगनर। ठीक है, और साथ साथ आप अपनी जो ग्रामर है ना, स्पेशली एडवांस ग्रामर, उसको स्ट्रेंथन। अब ये देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, द गवर्नमेंट, ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद लॉन्च्ड, ये आपका वर्ब है, और इसी तरह से न्यू रिफॉर्म्स, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये आपके सामने एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, ये वाला। आप में से कोई भी बच्चा जिसने पहले कभी कहीं से पढ़ा हो, या कोई आप रीडिंग करते हैं, या आपने डेफिनेटली, अब तो सीएसएस के एग्जाम में सिर्फ 6 मार्क रह गए हैं, तो आपने क्या मुझे ये बता सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है? ये बेसिकली मैंने डॉन से लिया है ये सेंटेंस। और ये जो हम एग्जांपल्स, ये जो इस तरह के हम एग्जांपल्स कर रहे हैं ना, बेसिकली जो एडिटोरियल हमने आज पढ़ना है, जिसमें से हमने अपना पैराग्राफ लिखना है, ये उसी में से मैंने निकाल के यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। अच्छा, मुझे बता सकता है ये कौन सा सेंटेंस है जी, ये वाला? एनीवन जी, कोई बच्चा जी, कोई भी क्विकली, अगर अगर कोई बता सकता है तो प्लीज अपना हैंड रेज करे, अगर नहीं बता सकता तो इट्स ओके। हाँ जी, कोई है? ओके, नहीं जी, ओके मैं बता देता हूँ। ये बेटा मोस्टली बच्चों को आपको लग रहा होगा शायद ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या ये कंपाउंड सेंटेंस है। नहीं जी, ना ये कॉम्प्लेक्स है, ना ये कंपाउंड है, ना ही ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, ना ही ये कंडीशनल है। बेसिकली ये सिंपल सेंटेंस है। अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है और आप कह रहे हैं ये सिंपल सेंटेंस है, ये जो है ना, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, ये जो है ना, द अहमदी कम्युनिटी, ये है आपका सब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद हैज बीन फेसिंग, ये है आपका वर्ब। उसके बाद अ सस्टेनेबल कंपेन ऑफ इंटिमिडेशन बाय वायलेंट बायगॉट्स इन पंजाब एज वेल एज सिंध, और यहां से लेके ए से लेके और यहां तक, ये सारा का सारा आपका ऑब्जेक्ट है। अभी इस ऑब्जेक्ट में क्या आया है, मैं आपको वो बता के मजीद कंप्लेक्स नहीं करूंगा, ठीक है? तो सिंपल, ये एक सिंपल सेंटेंस है जी। ये देखिए, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहली चीज आपने अपनी रीडिंग को इंटरेस्टेड बनाने के लिए, अपने दिमाग को उसमें इंक्लूड करने के लिए, उसको इन्वॉल्व करने के लिए, ताकि वो फटीग ना हो, ठीक है,
जब आप पैसिव रीडिंग करते हैं तो क्या होता है, आपका दिमाग बिल्कुल आराम से बैठा होता है। ओके। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे चलते हैं जी। दूसरे नंबर पे क्या करना है जी, एक तो मैंने आपको बताया कि आपको ये बेसिक चीज का पता हो और आपको पता हो। अब दूसरे नंबर पे क्या है कि आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये तीन चीजें, इनके बारे में पता होना चाहिए। ये मैं ग्रामेटिकली चीजें बता रहा हूं, उसके बाद मैं आइडियाज के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा। अच्छा, सिंपल। अब सिंपल का तो मैंने आपको बता दिया। सिंपल सेंटेंस पता कौन सा होता है, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बस। और बाकी सारी की सारी उसमें क्या लगी होती है, उसमें फ्रेसिस लगी होती है। जिस तरह यहाँ पे देख लें, ये आपके ये जो आगे ये जो लगी हुई है ये फ्रेसिस है। ये वाली मैं अभी ये फ्रेसिस के नाम बता के आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। ये फ्रेसिस है, इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है बस, और कुछ नहीं है। तो समटाइम क्या होता है कि जो आपका सेंटेंस हो, जो जो आपका एक जो आप डॉन में पढ़ते हैं, तो क्या होता है उन्हें एक पूरा का पूरा एक पैराग्राफ जो होता है वो सिंपल सेंटेंस में बनाया होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेसिस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, देखिए आपने आइडेंटिफाई करना है जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं ग्रामेटिकली कंपाउंड सेंटेंस को, तो आपको पता होगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे ना। तो बेटा सिंपल सा है, ये कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और एक सादा सी बात, कंपाउंड सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ इन कंजंक्शन से मिलके बनता है, और इन कंजंक्शन को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इन कंजंक्शन को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब हम मर्ज करते हैं तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से मर्ज करते हैं। ये वाली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जी। ये सिर्फ 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो सिर्फ इन 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलकर बनता है। अब यहां पे देख लीजिए, ये आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपकी बट जो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और यहाँ पे हिज वाइफ इज अ डॉक्टर, अगेन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। और यही वाली हमने आपके जो आज हमने पढ़ना है वहां से ये एग्जांपल ली है, ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। यहाँ पे भी ये देखेंगे एंड यूज हुआ है, और ये क्या है, ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ना, इनको याद रखने का निमोनिक्स क्या है, फैन बॉयज। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, और से और, वाई से येट, एंड सो, एस से सो। इसी तरह से जी नेक्स्ट है कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आप कहेंगे सर हमने कम्प्लेक्स सेंटेंस को भी आइडेंटिफाई करना है। यस जी, आपने कम्प्लेक्स सेंटेंस को भी आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आप जब इन चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो एक तो आपका दिमाग एक्टिव होगा, और दूसरे नंबर पे आपको सिंटेक्स भी मिलेगा और एक्सप्रेशन भी मिलेगा। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने अपनी ग्रामर के ऊपर काम करना है, अपनी ग्रामर को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है। और याद रखें जी, आप अगर ग्रामर को लेट डाउन करेंगे तो इसका मतलब आपने अपनी राइटिंग को लेट डाउन किया है। वो पुरानी मिथ्स को छोड़ दें, वो जो कहते हैं बस लिखते जाओ आपकी ग्रामर खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। यार आप मुझे लिख के चेक करवाओ, विदाउट आप आपने ग्रामर नहीं पढ़ी तो मेरे लिए बहुत आसान है। मैं आऊंगा, मैं पकड़ूंगा, मैं कहूंगा मुझे पता है यार इसने जो जो गलतियां करनी है, क्योंकि ग्रामर के बगैर तो आपकी वो गलतियां इंप्रूव हो ही नहीं सकती। ठीक है। अच्छा, कम्प्लेक्स सेंटेंस की ये दो स्ट्रक्चर हैं, ये आपके सामने हैं। और एक बात याद रखनी है कि कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, क्योंकि उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉजेस जो होती हैं वो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलकर बनती हैं, और इसीलिए हम उनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। और यहां पे आप देख लें कि ये कभी सबऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकती हैं। तो जब सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगी तो हमने फौरन उसके बाद कॉमा लगाना है, और देन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये सारी की सारी चीजें आपको आपके जब हम रीडिंग करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी भी ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल्स, ये नीचे नीचे वाली एग्जांपल्स है ना, ये मैंने न्यूज़पेपर से ली हुई है जो आज हमने पढ़ा। ठीक है। और ये कुछ आपके सामने मैंने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से लिखी हुई, ये वाली ना कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है बेटा, ये वाली। इसके अलावा और भी है, ये मैंने कुछ लिखी हुई है आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। आफ्टर है, ऑल दो है, एज है, बिकॉज है, बिफोर है, इवन इफ है, इवन दो है, इफ, वन, सिंसियर, और इस तरह की। अब देखेंगे यहाँ पे आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिस तरह ये आई स्टेड होम, और उसके बाद ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज आ गई। फिर इसी तरह से ये आपका स्ट्रक्चर वन है, ये स्ट्रक्चर वन के अकॉर्डिंग बनी हुई है। और यहाँ पे देखेंगे अगेन ये भी स्ट्रक्चर वन के अकॉर्डिंग बनी हुई है। ठीक है। ये आपका क्या है, कंप्लेक्स सेंटेंस है। तो कंप्लेक्स सेंटेंस, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। याद रखिएगा, कंप्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज की तादाद नहीं बढ़ सकती। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज की तादाद बढ़ेगी तो उसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाएगा, यानी कि उसकी टाइप चेंज हो जाएगी। फिर हम उसको कंप्लेक्स सेंटेंस नहीं बोलेंगे, फिर और सेंटेंस बोलेंगे। तो कंप्लेक्स सेंटेंस की
याद रख लें तो उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। हाँ, ये जो डिपेंडेंट क्लॉजेज है ना बेटा, ये 2 भी हो सकती हैं, ये 3 भी हो सकती हैं, ये 4 भी हो सकती हैं। इनकी तादाद जितनी मर्जी बढ़े, इससे कोई मैटर नहीं करता। बस इंडिपेंडेंट क्लॉज एक रहनी चाहिए और मिनिमम डिपेंडेंट क्लॉज एक होनी चाहिए। ठीक है, ये बढ़ भी सकती हैं तो ये कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। ओके, अब आगे चलते हैं जी। ये कुछ एग्जांपल्स, ये मैंने अगेन आपको बताया कि ये हमने न्यूज़पेपर से एग्जांपल ली हुई है, जो आज हमने पढ़ना है, जो एडिटोरियल हमने पढ़ना है। ये देखें जी, द ड्रीम ऑफ पाकिस्तान इनटू अ जस्ट एंड प्रोग्रेसिव नेशन विल रिमेन अनफुलफिल्ड, यहां से लेके यहां तक ये है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। और उसके बाद ये जो है ना, अनलेस, अनलेस है एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अनलेस क्या है? एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और उसके बाद द प्रिवेलिंग एक्सट्रीमिज्म इज चेक्ड। तो ये बेटा अगेन ये वाली एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ ही डिपेंडेंट क्लॉज बनती है। ओके, तो ये सेंटेंस क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बेटे। ये सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमने बिल्कुल बेसिक से चले हैं। ठीक है, यहां पे भी अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए, आप कहेंगे सर इसमें हमने सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ये देखिए जी, ये है ना द ड्रीम ऑफ, ये बेटे, द ड्रीम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान इनटू अ जस्ट एंड प्रोग्रेसिव नेशन। ये यहां तक ये आपका सब्जेक्ट है और ये नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट है। और उसके बाद ये विल रिमेन आपका वर्ब है और अनफुलफिल्ड ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद अनलेस यूज हुआ है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये अगेन डिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें भी देखिए, इसमें भी मैंने आपसे कहा ना, क्लॉज जो मर्जी हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो, उसके पास सब्जेक्ट भी होगा, उसके पास वर्ब भी होगा। तो ये देखिए, इसका ये सब्जेक्ट है, ये वाला द प्रिवेलिंग एक्सट्रीमिज्म, ये इसका सब्जेक्ट है और ये जो है ये इसका वर्ब है। ठीक है, तो अभी बीइंग अ बिगनर, कि आप एक बिगनर के तौर पे जब आ रही हैं, तो आपने जस्ट इन चीजों को आइडेंटिफाई करना है ताकि आपका इंटरेस्ट डिवेल्प हो रहा है, आपका रीडिंग में इंटरेस्ट डिवेल्प हो। आप कहते हैं सर दिमाग ही नहीं काम करता, दिमाग स्टक हो जाता है जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूं, तो बेटा इसीलिए होता है क्योंकि आप उसमें इंडल्ज नहीं होते ना। अच्छा, इसके साथ आगे देखते हैं। इसके साथ देखें जी, आगे है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस को हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है? ये इसके 3 स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं। इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, ये देखिए, एक ये वाली इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इसके अलावा इसके 3 स्ट्रक्चर हैं और इसमें कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। अब इसमें 2 से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो सकती हैं और 2 से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज भी हो सकती हैं। इससे कोई ये बात मैटर नहीं करती। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये देखना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैंने आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो बेटा सिंपल और सादा सा क्वेश्चन ये है कि आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज को आइडेंटिफाई कैसे करना है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं आएगी, सादा सी बात। इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं आएगी। ठीक है, और डिपेंडेंट क्लॉज के साथ हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगी जी। सादा सा फॉर्मूला है। और इसके अलावा आपने क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो सिंपल है, क्लॉज के पास सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। फ्रेज जो होती है उसके पास ना सब्जेक्ट है ना वर्ब। क्लियर? ओके, तो ये 3 स्ट्रक्चर हैं जी। इन तीनों स्ट्रक्चर में कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस किसी भी वे में यूज किया जा सकता है। अच्छा, अब देखें जी, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं, ये देखिए यहाँ पे। ये सबसे पहले, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, देखिए इसके साथ कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है, कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है। और इसका सब्जेक्ट भी है, ये आई सब्जेक्ट है और वेंट इसका वर्ब है। तो मैंने आपसे क्या कहा, क्लॉज जितनी भी टाइप्स की हैं तमाम के पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ठीक है, इसी तरह से आगे जाके देखें, ये बिकॉज, बिकॉज क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और उसके बाद इट सब्जेक्ट है और वॉज क्या है? वॉज आपका वर्ब है। ठीक है, तो अगेन डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसके पास सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। अगेन आगे जी, एंड यूज हुआ। एंड अभी हमने देखा था कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ी होती है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ी हुई है जी, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ठीक है, इसी तरह से इसको भी आप देख सकते हैं, इसी तरह से इसको भी आप देख सकते हैं। तो हाँ, आपने इस तरह से चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी। ओके, अच्छा, जब हम ये आगे एक सेंटेंस है, ये बेसिकली जो आज हमने पढ़ना है उसमें से लिया हुआ है।
इसमें देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सी डिपेंडेंट क्लॉज है। ये सेंटेंस है कंपाउंड कम्प्लेक्स। कौन सा है? कंपाउंड कम्प्लेक्स। ठीक है, यहां पे सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं होती, तो ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब। कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है? नहीं है जी। उसके बाद डैट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गई है, तो इसका मतलब अब डैट के साथ जो क्लॉज जुड़ी हुई है वो कौन सी है? वो डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो दीज कमेंडेबल अटैक्स अकर्ड एट अ टाइम, तो यहां से लेके यहां तक अगेन ये एक डिपेंडेंट क्लॉज आ गई। फिर उसके बाद व्हेन, व्हेन क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और व्हेन के बाद ये जो जुड़ी हुई है, द नेशन वॉज सेलिब्रेटिंग इट्स फ्रीडम, अगेन डिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद आगे देखिए, एंड क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज आती है, तो ये रही जी, शॉर्टली आफ्टर पाकिस्तान हैड ऑब्जर्व्ड नेशनल मिनोरिटीज डे टू मार्क द काइट्स अगस्त 11 स्पीच। तो ये सारी की सारी क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और दो डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो बेटा ये क्या है? ये कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने इस तरह ग्रामेटिकली चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। उसके बाद अब आप कहेंगे सर ये तो ग्रामेटिकली हम इंडल्ज होंगे, फिर हमने आइडियाज भी लेने हैं। बेटा अगर आप ग्रामेटिकली भी खुद को इंडल्ज कर लेते हैं ना, तो बहुत सारी चीजों की आपको आइडिया खुद ब खुद मिल जाएंगे। आपकी जिस तरह ग्रामर स्ट्रेंथन होती जाएगी ना, तो आपको पता चलेगा हर जो क्लॉज है उसकी एक स्पेसिफिक सेंस होती है। ठीक है, आपको जब आप ग्रामेटिकली इंडल्ज होंगे रीडिंग में, तो सिर्फ और सिर्फ आइडियाज नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स नहीं मिलेगा, आपको एक्सप्रेशन भी मिलेगा, आपको राइटर की जो टोन की भी समझ आएगी। ठीक है, और आपको यह भी मिलेगा कि भाई राइटर किस तरह से इतना खूबसूरत एक्सप्रेशन बनाता है। अभी आप लोग बिगिनर हैं, आप लोगों ने इन चीजों को नहीं पढ़ा हुआ, तो याद रखिएगा कि आपने अपनी ग्रामर को लेट डाउन नहीं होने देना, क्योंकि आपके सारे के सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में है। तो अगर आप अच्छी तरह से लिख ही नहीं पाते, अपनी बात को अच्छी तरह से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, तो बेटा सारी आपकी जो जितनी भी आपके पास नॉलेज है वो सारा यूजलेस है। ठीक है, उसको आप जब यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, सिंपल है ना, जब आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर सकते उस नॉलेज को, तो फिर उसके होने का फायदा। तो अगर आपने लिखना है तो सबसे पहले आपको अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ओके, उसके बाद अब ये जो टेक्निक्स है ना, ये रीडिंग टेक्निक्स हैं बेसिकली आइडियाज को ग्रैब करने के लिए। आप क्या करते हैं? सबसे पहला काम है स्किमिंग फॉर मेन आइडिया। स्किमिंग फॉर मेन आइडिया क्या करेंगे जी? आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ लेना है किसी भी पैराग्राफ की, और लास्ट सेंटेंस को पढ़ना है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है बेसिकली। ये जो होते हैं ना, ये वाली जो टेक्निक्स है, ये चेंज हो सकती है। मतलब चेंज से मुराद ये है कि ये जो अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के। ठीक है, तो स्किमिंग फॉर मेन आइडियाज क्या, आपने पहला सेंटेंस पढ़ा, उसके बाद दूसरा सेंटेंस पढ़ा, और फिर आप कोशिश करते हैं मेन आर्ग्यूमेंट्स के लिए। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है? स्कैनिंग फॉर फैक्ट्स एंड फिगर। कि अब आपने क्या करना है? आपने डेफिनेटली जहां पे कोई नाम लिखा हुआ है कोई किसी स्पेशल पर्सनैलिटी का, उसको अंडरलाइन कर। कहीं पे कोई फैक्ट्स एंड फिगर बताया हुआ है, उसको अंडरलाइन कर लें। किसी कोई हिस्टोरिकल प्लेस का नाम लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन कर लें, क्योंकि उससे भी टू सम एक्सटेंट आपको एक बेहतर आइडिया प्रेजेंट हो जाता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है? जो डिफिकल्ट वोकैब है, इन कंटेक्चुअल वे उनका मीनिंग आपने अपने पास रखना है। कोई भी वर्ड है ना, कोई भी वर्ड, उसके दो मीनिंग है, एक है लिटरल मीनिंग और एक उसका होता है मेटाफोर मीनिंग। ठीक है, तो आप जब कॉन्टेक्चुअल वे में समझते हैं तो आपको दोनों मीनिंग की समझ आ जाती है। अच्छा, और चौथे नंबर पे आपने क्या करना है कि जब आप लिख रही हैं, लाइक जब आप पढ़ रही हैं, तो आपने हेडिंग्स बनानी है, शॉर्ट शॉर्ट सी हेडिंग्स, जो जो आपको समझ आती जाती है ना। एक सेंटेंस की, दो सेंटेंस की, आपको ये समझ आई यार दो सेंटेंसेस में ये बात हो रही थी, उसकी एक छोटी सी हेडिंग बना ले फ्रेज की फॉर्म में। ठीक है, आपको समझ आई कि यार इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में ये बात हो रही थी, उसकी एक छोटी सी हेडिंग बना ले। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पे आपने क्या करना है? जब आपने एक दफा पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, उस जो भी एडिटोरियल आपने पढ़ा या एक पैराग्राफ पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा, उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है उसमें। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है, उसको आपने लिखना है, अपनी अपनी राइटिंग में लिखना है, ऊपर से देख के कॉपी पेस्ट नहीं करना। दूसरे नंबर पे आपने ये बताना है कि व्हाट एविडेंस, यानी कि डेफिनेटली जो भी ऑथर ने अपना आर्ग्यूमेंट दिया है, उस आर्ग्यूमेंट को डिफेंड करने के लिए उसने कुछ ना कुछ एविडेंस तो लाजमी दिए होंगे। ठीक है,
तो वो जो उसने एविडेंस प्रोवाइड किए हैं, आपने उन एविडेंसेस को भी मेंशन करना है। ओके। और फिर लास्ट पे आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि आप इसके साथ एग्री करते हैं या नहीं करते। तो बेटा इस तरह से आपने अपनी रीडिंग को लेके चलना है, बिगिनर होने के नाते। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपको रीडिंग से बहुत कुछ मिलेगा। आपको सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही नहीं मिलेंगे, आपको जो एफपीएससी कहती है ना कि आपका सिंटेक्स अच्छा होना चाहिए, आपका डेफिनेटली आपकी जो जब हम कहते हैं ना यार ग्रामर की हमने इंप्लीमेंटेशन करनी है, तो ग्रामर की इंप्लीमेंटेशन सबसे पहले रीडिंग के ऊपर होती है। ठीक है, सबसे पहले रीडिंग। फॉर एग्जांपल आज आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा प्रेपोजिशनल फ्रेज का, मैं मिसाल दे रहा हूं, आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा प्रेपोजिशनल फ्रेज का, तो सबसे पहले हमने उसको कहां पे अप्लाई करना है, रीडिंग में। उसके बाद सेकंड अब हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि हम उसको अप्लाई करें राइटिंग। ठीक है, तो सबसे पहला हमारी जो इंप्लीमेंटेशन होती है, जो भी चीज हम सीख रहे होते हैं, वो बेटा रीडिंग में होती है। तो अगर आपने ग्रामर भी सीखनी है ना, तो विदाउट इंप्लीमेंटेशन ग्रामर सीखने का भी कोई फायदा नहीं है। आप यूट्यूब पे जाते हैं, वहां पे लेक्चर लगा लिया जी, चलो जी सुन रहे हैं, ठीक है। आप बेटा वहां पे अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे ना, तो वो जो वहां पे टीचर्स ने आपको एक प्रैक्टिस करवाई है वो एक सेपरेट चीज है। उसके बाद आपने उसको रीडिंग में इंप्लीमेंट कर दो कि यार ये जो मलीहा लोधी लिखती है, जाहिद हुसैन लिखता है, क्या ये चीजें इसमें यूटिलाइज भी करते हैं या हम बस एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, आपको सारी ग्रामर का नहीं पता होना चाहिए, आपको कम से कम इतनी ग्रामर का पता होना चाहिए कि कम से कम आपकी जो जब आप लिखने बैठे ना, तो उस वक्त आपका दिमाग स्ट्रक नहीं हो, आपको पता चले कि यार मैंने सेंटेंस स्टार्ट कैसे कर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जी। यार ये उसामा साजिद क्या कर रहे हो यार। अच्छा बच्चों, इसके बाद जब आपने इस तरह से रीडिंग कर ली, ठीक है, सिंपल, जब आपने इन दिस वे अपने आप रीडिंग कर ली, अब हम ये जो आज हमने टेक्निक सीखी है, इनको हम पहले उस एडिटोरियल के ऊपर अप्लाई करेंगे जो आज जहां से हमने अपना पैराग्राफ बनाना है। ये देखें जी, ये हमारा एडिटोरियल है, रिलेंटलेस बाय गॉडरी। रिलेंटलेस का मतलब होता है अनस्टॉपेबल। ठीक है, रिलेंटलेस का मतलब क्या है, अनस्टॉपेबल। और बाय गॉटरी का मतलब क्या है जी, एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, एक स्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ ओपिनियन जिसमें आप कहते हैं बस मैं ही ठीक हूँ, आपकी कुछ ऐसी बिलीफ जिसमें बस आप खुद को, एक रेडिकल ओपिनियन जो होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाय गॉटरी। एक्सट्रीमिज्म भी आप इसको बोल सकते हैं। तो रिलेंटलेस बाय गॉटरी देखिएगा जी, ये बेसिकली एक आपका, इसके दो पैराग्राफ है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, और जो चीजें हमने रीडिंग में देखी थी उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। चूंकि हमारे पास टाइम कम है, तो मैं क्विकली इन चीजों को अप्लाई करूंगा। ठीक है, देखें जी जरा बेटा, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मैंने ये बताया था कि आपने कम से कम आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। तो वो मैं आपको पीछे भी बताता है, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस था, ये वाला सेंटेंस मैंने आपको पीछे भी बताया, मैंने आपको बताया है कि मैंने बेसिकली यहीं से उठा के, यहां से ही उठा के मैंने आपके सामने लिखी हुई है चीजें। ठीक है, ये देखिए, ये द ड्रीम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान इनटू अ जस्ट एंड प्रोग्रेसिव नेशन विल रिमेन अनफुलफिल्ड। अगेन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है बेटे, और उसके बाद अनलेस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, ये कौन सा सेंटेंस हुआ बच्चों, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो कौन सा सेंटेंस हुआ जी, बताएंगे, सेंटेंस कौन सा है। यस, कंप्लेक्स सेंटेंस है जी। कौन सा है, कंप्लेक्स सेंटेंस। सिंपल कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लेक्स सेंटेंस सादा। अच्छा, अब इसमें आइडिया क्या एक्सप्रेस हो रहा है, देखिए उसने कहा है कि भाई जो ड्रीम था ना पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करने का, एक एक बहुत ही जस्ट और प्रोग्रेसिव नेशन में, वो अभी तक अनफुलफिल्ड है। और तब तक अनफुलफिल्ड रहेगा जब तक पाकिस्तान, ये जो प्रिवेलिंग एक्सट्रीमिज्म है, इसके ऊपर चेक नहीं लगाया जाता। जब तक इसके ऊपर चेक नहीं लगेगा, इसको रोका नहीं जाएगा, तब तक ये जो ड्रीम है ये अनफुलफिल ही रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटे,
आपने सिंपली जो भी इसकी आपको समझ आई ना, ये वाले की, ये पहले सेंटेंस की, इसका आपने एक छोटी सी फ्रेज बना लेनी। ठीक है, और फ्रेज क्या है? सिंपली एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। सम सिंपल, ऐसे ही है ना। मेन बात तो एक्सट्रीमिज्म की हो रही है ना, कि एक्सट्रीमिज्म की वजह से पाकिस्तान जो है वो एक प्रोग्रेसिव और नेशन और जस्ट सोसाइटी नहीं बन सका अभी तक। मेन आइडिया तो ये है। हमने इसका सेंटेंस, हमें पता चल गया है कि इसका कम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, उसके बाद आगे देखें। नेक्स्ट, मोर ओवर, no nation can prosper when its minorities live in fear of persecution and violence। तो ये बेटा, ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये वाला, ये देखिए, नो नेशन कैन प्रॉस्पर। ये नो नेशन से लेके ये प्रॉस्पर तक, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और उसके बाद ये व्हेन यूज हुआ, व्हेन एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन थी। तो बेटा व्हेन से लेके ये वायलेंस तक, ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो हमने आगे उसने ये कहा है कि भाई कोई भी नेशन प्रॉस्पर, खुशहाल नहीं हो सकती जब तक उसकी जो मिनॉरिटीज हैं वो किस में रह रही हो? फियर में। फियर ऑफ परसिक्यूशन, यानी कि उसको, उनको मार दिया जाएगा। एंड वायलेंस, जिस तरह आपने जड़ा वाला में देखा ना। ठीक है, तो हम इसकी एक एक फ्रेज बना लेते हैं छोटी सी। हम कहते हैं, क्या फ्रेज बनाएंगे? कि मिनॉरिटीज इन ट्रबल। ठीक है, ऊपर हमने क्या बनाई थी? एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। उसके बाद हमने क्या बनाई? मिनॉरिटीज इन ट्रबल। ठीक है, मिनॉरिटीज ट्रबल में है ना। ठीक है, उसके बाद आगे जाके उसने रिसेंटली जो एक वाकया हुआ था उसको प्रेजेंट किया है। देखिए, इन दिस रिगार्ड अहमदी कम्युनिटी हैज बीन फेसिंग अ sustained campaign of intimidation by violence by gods in Punjab as well as Sindh। ठीक है, कि अहमदी कम्युनिटी जो है ना वो फेस कर रही है क्या चीज? एक कंपेन, एक सस्टेन कंपेन, एक जारी कंपेन है। किस चीज की? इंटिमिडेशन की। और उसमें क्या हो रहा है इंटिमिडेशन में? डेफिनेटली वो वायलेंट बाय गॉड्स, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, बाय गॉड्स का मतलब क्या है? एक्सट्रीमिस्ट, वायलेंट। ठीक है, पंजाब में भी और सिंध में भी। अब आगे जाकर उसने क्या बताया? कि द लेटेस्ट इन अ शेमफुल सीरीज ऑफ इवेंट, एक सीरीज ऑफ इवेंट हुआ है और जो लेटेस्ट है उसके बारे में वो बता रहा है। हैव बीन अटैक्ड, अटैक किया गया जी, किसको? ऑन अहमदी प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एंड होम्स इन फैसलाबाद। तो अगेन जी, ये कौन सा सेंटेंस है बेटे? ये ऊपर वाला भी, इन दिस रिगार्ड वाला भी एक सिंपल सेंटेंस है, जिस तरह मैं आपको पीछे बता के आया हूं। और यहाँ पे द लेटेस्ट इन अ शेमफुल सीरीज ऑफ इवेंट्स हैव बीन अटैक्स ऑन अहमदी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड होम्स इन फैसलाबाद, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, और ये सब कुछ किसके गेस में किया गया? ये देखें जी, अंडर द गेस ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, यानी कि सेलिब्रेशन बहाने, मनाने के बहाने में। ठीक है, क्या किया गया? एक मॉब रिपोर्टेडली लेड बाय टीएलपी लीडर, कि एलएचडी, रिपोर्टेडली का मतलब होता है एलएचडी, कि उसको लीड कौन कर रहा था? एक टीएलपी लीडर। उसने अटैक एंड सेट अ ब्लेज टू वॉरशिप प्लेसेस ऑफ मिनॉरिटी ग्रुप। कि मिनॉरिटी कौन सी? अहमदी कम्युनिटी मिनॉरिटी। ठीक है, जो कि नॉन मुस्लिम है, उनकी जो दो वॉरशिप यानी कि इबादत गाहें थी, उनके ऊपर अटैक किया गया और उनको आग लगा दी, जला दिया गया, सेट अ प्लेस। ठीक है, तो अब आप देखिए, आपने पहला काम आपने क्या करना है? यहां तक अभी मैंने आपको सेंटेंसेस तो साथ साथ बता रहा हूं। तो आपने क्या करना है बेटे? आपने इसका मेन आर्ग्यूमेंट भी जेहन में रखना है। देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक तो आप ग्रामेटिकली इंडल्ज होंगे रीडिंग में, और दूसरा आपने हर सेंटेंस की एक छोटी सी फ्रेज बनाती जानी है, जो भी उसका मेन आइडिया आपको समझ आ रहा है, जो भी आपको समझ आ रहा है, जो भी। ठीक है, इस चीज को कतई नजर कि यार यहाँ पे क्या बात हो रही है। ठीक है, उसका मेन आइडिया जो आपको समझ आया ना उस सेंटेंस का, उसका आपने सिंपल एक छोटी सी फ्रेज बना लेनी है। आप देखेंगे कि ये चीजें ना सिर्फ आपको ऐसे में हेल्प आउट करेंगी, इस ऐसे के लिए आपको आर्ग्यूमेंट्स इकट्ठे करेंगी, आपके लिए सिंटेक्स इकट्ठा करेगी, आपका एक्सप्रेशन इनहेंस करेगी, बल्कि प्रेसी में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट होगी। ठीक है, जिस तरह अभी यहां तक हमने, यहां तक अगर मैं बहुत ही इसकी एक छोटी सी समरी आपको बताऊं, तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को एक जस्ट और प्रोग्रेसिव नेशन बनाने के लिए जो एक मसला है वो क्या है? एक्सट्रीमिज्म। और पाकिस्तान में वो जो एक्सट्रीमिज्म है वो अनचेक्ड है, यानी कि उसके ऊपर कोई लॉ या ऑर्डर नहीं है इस वक्त, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। और जब तक ये रहेगा, यानी कि जब तक हमारी मिनॉरिटीज जो हैं वो, उनको डर रहेगा कि यार अभी हमें कोई आके मार देगा, अभी कोई वायलेंस कर देगा, तब तक हम प्रॉस्पर नहीं हो सकते।
ठीक है, और फिर रिसेंट आगे क्या बताया गया है, जो अहमदी कम्युनिटी जो चीजें फेस कर रही है और रिसेंटली जो वाकया हुआ उसके बारे में आपको बताया गया है। उसके बाद आगे देखिए, एक चीज और मजे की बात बताओ, ये जो सेंटेंस है ना, ये वाला अंडर द गेज से लेके यहां तक, बेटा ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद आगे देखें जी, नियर बाय होम्स बिलोंगिंग टू अहमदीज वर आल्सो अटैक्ड, कि उसके नजदीक जो अहमदी कम्युनिटी के घर थे ना, उनको भी जला दिया गया। और फर्दर केसेस हैव बीन फिल्ड एंड सम सस्पेक्ट्स डिटेन्ड, कि कुछ केसेस फिल्ड हुई और कुछ जो सस्पेक्ट्स थे ना, जिनके ऊपर शक था, उनको डिटेन कर लिया गया, पुलिस ने किया। उसके बाद बट इट रिमेन्स टू बी सीन इफ दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आउटरीच विल एक्चुअली बी पनिश्ड, कि जो इस सारे के सारे मैस में जो रिस्पॉन्सिबल थे, क्या उनको वाकई में पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपने क्या किया है, अब आपने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है, और आपको मैं ये भी बता देता हूं कि ये कौन कौन से सेंटेंस है जी। बेटा ये वाला जो है ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये वाला, और अगेन ये वाला जो है ये कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, अब आपने पूरा का पैराग्राफ पढ़ लिया, और आप हर एक जो आपकी सेंटेंस है उसकी एक छोटी सी हेडिंग भी बनाते जा रहे हैं। ठीक है, उसका एक फ्रेज भी बनाते जा रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि यार इसमें लिखा क्या हुआ। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये क्वेश्चन करना है कि यार इसमें आर्ग्यूमेंट क्या था, मेन आर्ग्यूमेंट क्या था। आपको भी पता है मेन आर्ग्यूमेंट क्या था, क्या था मेन आर्ग्यूमेंट जी। मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में और जो कि अनचेक्ड है, ये मेन आर्ग्यूमेंट था। और उसके बाद उस आर्ग्यूमेंट को डिफेंड करने के लिए ये जो आगे आपको बताई गई ना, ये अहमदी कम्युनिटी का जो हाल है पंजाब में और सिंध में, उस आर्ग्यूमेंट को डिफेंड करने के लिए बेसिकली आपको कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ जो चीजें हैं वो प्रोवाइड की गई। ठीक है, और फर्दर ये भी बताया गया है कि भाई यहाँ पे अभी जो जिन जिन लोगों को पकड़ा गया है, पास्ट में भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं, लेकिन जो पकड़े जाते हैं उनको सजा नहीं मिलती। तो वो कहता है ये चीज देखने वाली है कि इफ इट रिमेन्स टू बी सीन इफ दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आउटरीच विल एक्चुअली बी पनिश्ड। अब ये इसका ना, ये इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का ये मेन आर्ग्यूमेंट था। अगर हम, एक और पैराग्राफ है जी इसी का, आपको पता है दो इसमें होते हैं। अब ये जो दूसरे वाला है ना, इसमें क्या बात हुई है, इसमें ये बात हुई है कि बेसिकली ये वही वाला जो आपको सेंटेंस मैंने अभी वहां पे दिखाया था, यहां से लेके यहां तक, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसने कहा कि यार इट इज ऑल मोर शॉकिंग, यानी कि ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है ओवरऑल, कि ये जो कंडेमेबल अटैक्स हैं, जिनको कंडेम किया जाना चाहिए, वो बार बार अकर हो रहे हैं। और वो भी उस टाइम पे अकर हुए हैं जब नेशन जो है वो सेलिब्रेट कर रही है, क्या चीज सेलिब्रेट कर रही है, फ्रीडम। और उसके शॉर्टली आफ्टर पाकिस्तान हैड ऑब्जर्व्ड नेशनल मिनॉरिटी डेज, ठीक है, टू मार्क द काइड्स 11 स्पीच। उसके बाद जो हमने डेफिनेटली मिनॉरिटी डेज को ऑब्जर्व किया था, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये उसकी बात कर। ठीक है, तो अभी यहां तक रुक जाए, अभी आगे ना आए, पहले यहां तक रुक जाए। हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ डिवेल्प करना है। ठीक है, मैं आपको अगला पैराग्राफ भी पढ़ाऊंगा, पहले यहां तक रुक जाए। एक पैराग्राफ डिवेल्प करते हैं, एक पैराग्राफ आपको लिखने के लिए दूंगा, और एक पैराग्राफ हम यहाँ पे करेंगे। पहले मुझे ये बता दें कि इसका आइडिया समझ आ गया है? प्लीज सभी बच्चे जी, सभी मुझे कमेंट में बताएं कि इसका आइडिया आपको समझ आ गया, चैट में बताएं जल्दी से, क्विकली 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 जी, क्योंकि ये चीजें कनेक्ट करती हैं सारी की सारी। ओके जी, ओके ओके, गुड 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 गुड। अब आपको पता चलेगा कि हम कैसे पैराग्राफ को बनाते हैं जी। देखिए, ये है जी आपका पैराग्राफ। बेटा ये जो पैराग्राफ है ना, ये वाला, आज हम सीखने जा रहे हैं बेसिकली बॉडी पैराग्राफ। याद रखिएगा, ऐसे जब आप लिखते हैं ना, तो उसमें बॉडी पैराग्राफ को मिनी ऐसे बोला जाता है। अगर आपने किसी की भी राइटिंग चेक करनी हो, उसके आर्ग्यूमेंट चेक करनी हो, बेसिकली उसकी कैपेबिलिटी चेक करनी हो, तो आप उसे कहते हैं कि यार एक पैराग्राफ लिख के दे दो 100 वर्ड्स का या 120 वर्ड्स का, बस इतना ही। तो आप इजीली नेक्स्ट पर्सन की, आप उसकी राइटिंग चेक कर सकते हैं, आप उसके आर्ग्यूमेंट चेक कर सकते हैं, उसके आइडियाज कितने कोहेरेंट हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं।
फिर डेफिनेटली जब वो लिखेगा तो ग्रामेटिकल जो वो एरर्स हैं या जो ब्लंडर्स हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। तो इसलिए इसको मिनी ऐसे बोला जाता है। तो बेटा बॉडी पैराग्राफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने अपहोल्ड करना है वो है रूल ऑफ यूनिटी। अब आप कहेंगे रूल ऑफ यूनिटी मतलब कोहेरेंस। अब आप कहेंगे सर क्या मतलब है रूल ऑफ यूनिटी। बेटा कभी आपने एक काम किया हो, पजल सॉल्व किए कभी पजल। जब आप एक्यूरेटली पजल को सॉल्व कर लेते हैं ना, उसकी हर प्लेस की आप एक्यूरेटली लगा लेते हैं, तो उसके बाद जो पिक्चर बनती है ना वो एक यूनिटी की फॉर्म दे रही होती है। उसमें एक कोहेरेंस होती है, हम आहंगी होती है, एक चीज दूसरे के साथ लिंक कर रही होती है। ठीक है, इस चीज को मैं बोल रहा हूं कि भाई आपके जो आइडियाज हैं उनमें कोहेरेंस होनी चाहिए, उनमें यूनिटी होनी चाहिए, वो एक दूसरे के साथ लिंक करे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप तो बिगिनर है, आप तो कोहेरेंस नहीं रख सकते क्योंकि आपने कभी लिखा ही नहीं है। तो फिर टीचर क्या करता है, टीचर कहता है यार स्ट्रक्चर सिखाओ इनको। तो इसलिए आपके राइटिंग में कोहेरेंस रखने के लिए, रूल ऑफ यूनिटी को अप्लाई करने के लिए हम डेफिनेटली हेलो। स्ट्रक्चर सीखते हैं। सामा साजिद अपना माइक बंद करो यार। अच्छा, तो हम क्या सीखते हैं, हम स्ट्रक्चर सीखते हैं। हम क्या सीखते हैं, हम स्ट्रक्चर सीखते हैं यार। जिनका माइक ऑन है ना वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज काइंड माइक बंद कर। अच्छा, अब क्या होता है कि इस चीज का हमें ख्याल रखना है ताकि और इसके लिए हम अपने स्ट्रक्चर के साथ अलाइन रहेंगे। तो डेफिनेटली ये जो गलतियां हैं ये नहीं हमारी होंगी। दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे ये है कि बेसिकली ग्रामेटिकल कोहेजन होती है। ठीक है, कि आपके आइडियाज ग्रामेटिकली कनेक्टेड होते हैं। वो डेफिनेटली अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आप उसके थ्रू कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब राइटिंग में सबसे पहले देखिए जरा, ये हमारे पास टॉपिक है। टॉपिक क्या है, एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। और ये टॉपिक वहीं से लिया है जी, जो हम अभी एक पैराग्राफ पढ़ के आए हैं वहीं से हमने ये टॉपिक लिया है, एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। तो बेटा बेसिकली ना हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम अपना पैराग्राफ डेवलप करते हैं। तो जब आपने अपना पैराग्राफ लिखना है तो टॉपिक आपको मिल गया, ये देखिए ये टॉपिक है। अब आपसे कहा गया कि भी पैराग्राफ लिखना शुरू करो। आपने सबसे पहले क्या देना है, सबसे पहले आपने टॉपिक सेंटेंस प्रोवाइड करना है। सबसे पहले क्या प्रोवाइड करेंगे जी, टॉपिक सेंटेंस। अब आप कहेंगे सर टॉपिक सेंटेंस में लिखते क्या है। तो बेटा टॉपिक सेंटेंस में हम लिखते हैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। दो काम करते हैं जी, टॉपिक सेंटेंस में हम दो काम करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस योर टॉपिक या मेंशन योर टॉपिक। या तो आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाती हैं या उसको मेंशन करते हैं। दूसरा काम क्या होता है जी, दूसरा काम ये होता है कि आप उस टॉपिक के हवाले से क्लेम करते हैं जी। जिस तरह यहां पे देखें, इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, मेक अ क्लेम अबाउट योर टॉपिक, कि आप अपने टॉपिक के हवाले से क्लेम करें। ठीक है, तो यहां पे देखें जी, जब आपने क्लेम कर दिया, ये देखें जी मैं आपके सामने अब टॉपिक सेंटेंस लिखने वाला हूं। ये रहा जी टॉपिक सेंटेंस। अब याद रखिए आपका टॉपिक क्या था, आपका टॉपिक था एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम क्या है, इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। तो ये रहा जी एक्सट्रीमिज्म और ये रहा पाकिस्तान। ठीक है, आपने अपने टॉपिक को यहां मेंशन किया, यस मेंशन किया। ठीक है, अब उसके बाद इसके हवाले से क्लेम भी करना है, अपने टॉपिक के हवाले से क्लेम करना है। तो आपने क्लेम भी किया हुआ है, इसमें क्या क्लेम किया है कि एक्सट्रीमिज्म poses a major threat to Pakistan's progress and unity। कि भाई जो पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म है वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस को और यूनिटी के लिए एक मेजर खतरा है। हाँ जी, क्लेम की समझ आई है, प्लीज मुझे बताइएगा सभी बच्चे जी, क्योंकि जब तक आप मुझे क्लियर नहीं कहेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, प्लीज सभी बताएं जी, सभी बच्चे। ठीक है, ओके 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 ओके, क्विकली 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 क्विकली, यस।
गुड, सबको क्लियर है? ओके। तो एक्सट्रीमिज्म क्या करता है जी? एक्सट्रीमिज्म क्रिएट करता है, ये पॉजिटिव का मतलब क्रिएट भी होता है, एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। ये इसका मतलब डिफरेंट वे में यूज होता है। तो एक्सट्रीमिज्म बेसिकली आप पाकिस्तान की प्रोग्रेस और यूनिटी के लिए एक मेजर थ्रेट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी किया और इसके साथ साथ हमने अपने टॉपिक के हवाले से क्लेम भी किया है, ठीक है। अब देखें जी, पहला काम तो आपने कर दिया, मुबारक हो आपको, टॉपिक सेंटेंस की आपको समझ आ गई है। दूसरी चीज, दूसरी चीज है भाई रीजन। दूसरी चीज क्या है? रीजन। रीजन में क्या बताना है जी? देखिए ना, एक सादा सी बात है बेटा, आप लाइफ में जब क्लेम करते हैं, जिंदगी में भी, जब जिंदगी में भी आप क्लेम करते हैं, आप कहते हैं फलां बंदा झूठ बोल रहा है। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर फलां ये ना झूठ बोलता है, ये आपने क्लेम किया है, ठीक है। मैं कहूंगा यार, मैं अब ऐसी आपकी बात पे कैसे बिलीव करूं, मुझे रीजन दो। तो रीजन क्या होता है जी? रीजन जो आपने क्लेम किया होता है, उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको बैक करने के लिए आप क्या देते हैं? आप रीजन देते हैं कि भाई आपने ये बात की है, ये जो क्लेम किया है, तो क्यों किया है, वाई, बताएं क्यों किया है जी, ठीक है। तो अब आपने यहां पे बताना है कि भाई आपने टॉपिक सेंटेंस में जो क्लेम किया था, क्यों किया था, वाई। तो ये रहा जी आपका रीजन। रीजन क्या बता रहा है? रीजन क्या बता रहा है, देखिए कि भाई इट क्रिएट्स डीप डिविजन इन सोसाइटी। इट जो है ये एक प्रोनाउन है जो रेफर कर रहा है एक्सट्रीमिज्म को, ठीक है। किसको रेफर कर रहा है? एक्सट्रीमिज्म को। तो इट क्रिएट्स डीप डिविजन इन सोसाइटी, कि एक्सट्रीमिज्म जो है वो सोसाइटी में एक डीप डिविजन क्रिएट करती है, और जिसकी वजह से जो बर्दाश्त और एक सबने मिलके आगे चलना होता है, वो चीजें अंडरमाइन हो जाती। अंडरमाइन का मतलब अंडर एस्टिमेट, यानी कि सप्रेस हो जाना। अंडरमाइनिंग द विजन ऑफ अ टॉलरेंट एंड इंक्लूसिव नेशन। अच्छा, आप कहेंगे सर ये बातें आप अपने पास से लिख रहे हैं? मैं कहूंगा नहीं जी, मैं ये सारी बातें पीछे पढ़ के आया। वो कैसे जी? दिखाऊं आपको? ये देखिए, ये रहा, ये मैं सारी बातें यहाँ पे पढ़ के आया। स्टार्ट में उसने कहा था ना कि भाई एक्सट्रीमिज्म जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या है, एक जस्ट और प्रोग्रेस नेशन नहीं बनने दे रहा। तो मैंने भी तो यही आर्ग्यूमेंट, यही क्लेम किया ना, बस मैंने अपने वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वहां। क्लेम मेरा भी वही है। अच्छा, उसने भी इसके लिए मुझे रीजन प्रोवाइड किया हुआ था। कौन सा रीजन प्रोवाइड किया था जी, ये बता। नो नेशन कैन प्रॉस्पर, कोई भी नेशन प्रॉस्पर नहीं हो सकती जब तक उसकी मिनॉरिटीज जो है वही वो परसिक्यूशन और वायलेंस का शिकार नहीं। तो ये एक्सट्रीमिज्म की वजह से है ना। जब भी कहीं पे भी मिनॉरिटी जो है वो इस तरह से तंग होती है, तो एक्सट्रीमिज्म की वजह से होती है भाई। और उससे आगे भी उसने इस बात को एक्सटेंड किया हुआ है, देखिए, अहमदी कम्युनिटी हैज बीन फेसिंग अ सस्टेन कैंपेन। तो मैंने इन्हीं बातों से अपना ये रीजन प्रोवाइड किया है बेटे। ये जो आप रीजन देख रही हैं, मैंने इन्हीं बातों से इस रीजन को डिवेल्प किया है कि भाई क्या होता है जब एक्सट्रीमिज्म होती है, तो मुआशरे में ना एक डिवीजन क्रिएट हो जाती है, अस वर्सेस देम। और उसकी वजह से जो एक विजन होता है ना, एक बर्दाश्त और एक ऐसी नेशन जो कि मिल के साथ चले और बर्दाश्त रखे एक दूसरे के लिए, वो अंडरमाइन हो जाए। तो मैं इसलिए ये बात की है, मैंने इसलिए ये बात की है कि भाई एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान की प्रोग्रेस और यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि भाई ये मुआशरे में एक डिवीजन क्रिएट करता है, एक डीप डिवीजन क्रिएट करता है, और जिससे जो एक विजन होता है ना टॉलरेंट और इंक्लूसिव सोसाइटी का, वो क्या हो जाता है, वो अंडरमाइन हो जाता है। तो ये जो रीजन है भाई, ये बैक कर रहा है, किसको बैक कर रहा है? मेरे इस क्लेम को बैक कर रहा है। ये विजन इस क्लेम को बैक कर रहा है। हाँ जी, यहां तक समझ आ गई? नवीद, उसामा, फहीम, यहां तक समझ आई है? और बोले ना, शर्मा क्यों रहे हैं? ओके 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 ओके, आगे चलते हैं। आपने टॉपिक सेंटेंस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। आपने रीजन प्रोवाइड कर दिया। अब तीसरे नंबर पे क्या करते हैं बेटा?
तीसरे नंबर पे हमने सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करना। अब आप कहेंगे सर सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट क्या होता है? बेटा बहुत ही सादा से वे में आपको बताऊंगा, बड़े सादा से वे में। जो पीछे रीजन दिया था ना, मैं कहता हूं आपका रीजन ना काफी है, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। आपने आके मुझसे बात की थी, आपने क्लेम किया था कि पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिज्म है वो पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है और जो एक यूनिटी है उसको क्या करिए। ये देखिए, आपने क्लेम क्या किया था कि पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिज्म है वो एक बड़ा खतरा है। किस चीज के लिए? पाकिस्तान की प्रोग्रेस और यूनिटी के लिए। और उसके लिए आपने मुझे ये रीजन प्रोवाइड किया था कि भाई उसकी वजह से पाकिस्तान जो सोसाइटी है उसमें एक डीप डिवीजन बन जाती है, और जो एक विजन होता है ना टॉलरेंट और इंक्लूसिव नेशन का, वो अंडरमाइन हो जाता है। ठीक है, मैं कहता हूं मुझे आपकी बात की ना समझ नहीं आ रही यार, तो इसको ना थोड़ा क्लियर करो, इसको थोड़ा ना खोल के बयान करो। तो अब आपने सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट में एक्सप्लेन करना है। किसको एक्सप्लेन करो जी, या इलेबोरेट करो? किसको? रीजन को। एक्सप्लेन योर रीजन, इलेबोरेट योर रीजन, यानी कि अपने रीजन को खोल के बयान करो। तो मैं कहता हूं, ये देखिए, मैं अपने रीजन को खोल के बयान कर, मैं कहता हूं कि भाई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि वो नफरत फैला सके। और ये जो चीज है विच फ्यूल वायलेंस, ये चीज जो है ये वायलेंस को फ्यूल करती है, वायलेंस को आगे लेके चलती है अगेंस्ट मिनॉरिटीज। और इसकी वजह से जो नेशनल कोहेजन है वो वीक हो जाता है। अब मैंने अपने रीजन को क्या किया है, मैंने अपने रीजन को इलेबोरेट किया है, मैंने अपने रीजन को एक्सप्लेन किया है जी। मैंने कोई नई बात नहीं की सचिन, मैंने कोई नई बात नहीं की। मैंने जस्ट रीजन को खोल के बयान किया। ये देख लें, अपने रीजन को पढ़ लें एक दफा। रीजन क्या था कि इट क्रिएट्स डीप डिवीजन इन सोसाइटी, सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट होती है जिसकी वजह से वो जो एक विजन होता है टॉलरेंट और इंक्लूसिव नेशन का, ठीक है, वो अंडरमाइन हो जाता है। तो बेसिकली इसी चीज को मैं क्या कर रहा हूं, मैं इलेबोरेट कर रहा हूं, इसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं ना, वो रिलीजियस सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं जी, जिसकी वजह से वो उनको एक्सप्लॉइट करके नफरत फैलाते हैं। और फिर वही जो नफरत होती है वो वायलेंस में बदल जाती है मिनॉरिटीज के अगेंस्ट, जिसकी वजह से नेशनल कोहेजन जो होती है वो अंडरमाइन हो जाती है, नेशनल कोहेजन आपकी वीक हो जाती है। ठीक है, अब मैं कहता हूं यार देखो, आपकी बात की मुझे समझ आ गई है, लेकिन मैं अभी भी आपकी बात नहीं मानूंगा। क्यों? मैं अभी भी आपकी बात नहीं मानूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मुझे ना कोई एविडेंस ला के दें। मेरे नजदीक अभी भी आपकी बात जो है वो वैलिड नहीं हुई। आपने टॉपिक सेंटेंस आपने क्लेम किया, ठीक है, आपने उसके लिए मुझे रीजन दी, उसके बाद अपने रीजन को आपने इलेबोरेट किया, खोल के बयान किया। मैं कहता हूं अभी भी बात ना बीच में ही है, तो मुझे ना कोई एविडेंस भी दो भाई ना, मुझे कोई एविडेंस भी प्रोवाइड करो। आप कहते हैं सर चलिए ठीक है मैं आपको एविडेंस भी प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ये लीजिए। आप कहते हैं ये रहा जी बेटा जी एविडेंस। अब डेफिनेटली एविडेंस आपका अपना थोड़ी होता है। एविडेंस क्या होता है बेटा? देखिए जब आप एफपीएससी के एसए का सिलेबस देखते हैं ना, तो वो कहते हैं भाई रिसर्च बेस्ड आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करें जिनको वेरीफाई किया जा सके। तो आप भी एविडेंस में या तो एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, और ऐसी एग्जाम्पल जिसको वेरीफाई किया जा सके, ऐसी एग्जाम्पल जिसको वेरीफाई किया जा सके। जिस तरह यहां पे देखिए, फॉर इंस्टेंस recent attacks on the Ahmadi community in Faisalabad illustrate how intolerance erodes social harmony and violates fundamental rights. ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, और ये बहुत सारे न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट की हुई है। और ये एग्जाम्पल गिवन थी ना यहाँ पे, ये गिवन थी ना यहाँ पे, ठीक है, मैंने जस्ट इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको मैंने मोल्ड किया है, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको मैंने चेंज किया है। मेन आर्ग्यूमेंट वही है इसका, ठीक है, मेन आर्ग्यूमेंट इसका वही है। एविडेंस मैंने क्या किया है, उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज किया। अच्छा याद रखनी है एक चीज,
कि एविडेंस में दो चीजें होती हैं, या तो आप एग्जाम्पल दे दें या आप भाई कोई फैक्ट्स एंड फिगर ले आए, जिस तरह ये रहा, ये फैक्ट्स एंड फिगर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, पाकिस्तान हैज लॉस्ट 80,000 लाइव्स टू एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म सिंस 2001। अब ये मेरी फिगर तो नहीं है, ठीक है, मैंने डेफिनेटली ये जो फिगर थे, ये साउथ एशिया की जो टेररिज्म पोर्टल था वहां से ये फिगर उठाए। ठीक है, ये रिसर्च बेस्ड फिगर है। तो एविडेंस में या आप फैक्ट्स एंड फिगर प्रोवाइड करते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन, या फिर एग्जाम्पल। ठीक है, और लास्ट पे जाके आपने क्या करना है, आपने अपने पैराग्राफ को कंक्लूड कर देना है। अच्छा, मोस्टली बच्चों को मैंने देखा है वो कंक्लूड करते हैं मस्ट के साथ, ठीक है, शुड के साथ। यार ये तो सजेशन देने के लिए होता है मस्ट शुड। तो आपने क्या करना है, इस चीज का ख्याल रखना है कि भाई ये मस्ट शुड ना लगाएं। ठीक है, ये मस्ट शुड नहीं लगाएं, क्योंकि आप जब अपना बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं ना, स्पेशली जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं, तो ऐसे में आपका एक पोर्शन होता है जिसमें आप सजेशन देते हैं। ठीक है, कॉजेस, इम्पैक्ट्स और सजेशन, जिसको आप वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। तो आपने अपनी बात को बेसिकली यहां पे सम अप करना है जी, कंक्लूड करना है। जिस तरह आपने टॉपिक सेंटेंस में अपनी बात को ओपन किया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाया था, वैसे ही कंक्लूड में आपने क्या करना है, अपनी बात को सम अप करना है। समटाइम आप देयर फोर भी लगा देते हैं, यहाँ पे दस लगा देते हैं। ठीक है, इन एडवर्ब्स को लगा के आप आगे चलते हैं और अपनी बात को कंक्लूड करते हैं। इस तरह यहाँ पे देखिए, हमने अपनी बात को कंक्लूड किया हुआ है कि भाई अनलेस डिसिसिव एक्शन इज टेकन, extremism will continue to obstruct Pakistan's journey toward peace and prosperity। ठीक है, तो हमने अपनी बात को कंक्लूड किया है, हमने अपनी बात को बंद किया है। और ये हम डेफिनेटली हमने यही बात की है, वो जो टॉपिक सेंटेंस में बात हो रही थी ना, उसी बात को हमने पकड़ के क्या किया है कि भाई जब तक आप इस एक्सट्रीमिज्म के ऊपर चेक नहीं लगाएंगे ना, तब तक आप एक पीस, टॉलरेंट, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी नहीं अचीव कर सकते। ठीक है, तो बेटा अगर तो आप इस स्ट्रक्चर के साथ अलाइन रहते हैं, डेफिनेटली आपके पैराग्राफ में यूनिटी भी होगी, आपके पैराग्राफ में कोहेरेंस भी होगी। और जब आप राइटिंग की बात करते हैं, तो एक ना आपके दिमाग में एक फियर है फिलहाल। अब आपके दिमाग में एक फियर है, और बड़ा ही वो बड़ा स्ट्रिंजेंट फियर है, जिसको जो जब भी आप लिखने के लिए बैठते हैं ना, तो वो फियर आपको हॉन्ट करता है। वो फियर बड़ा हॉरिबल है। ठीक है, आप कहते हैं मैं लिख ही नहीं सकता, सबसे पहली बात तो इस तरह से आती है, आप कहते हैं नहीं यार मैं नहीं लिख सकता। क्यों, ऐसी बात आती है कि नहीं आती? तो बेटा आपने क्या करना है, इसका एक सिंपल सा तरीका है कि आपने डेली लिखना है। क्या करना है जी, डेली लिखना है, डेली। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर बताया है ना, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखना है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखना है। आपने सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद हेडिंग देके टॉपिक सेंटेंस की, नीचे आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है, रीजन, उसके बाद नीचे रीजन, उसके बाद आपने स्पोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, नीचे स्पोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, फिर एविडेंस, नीचे स्पोर्टिंग एविडेंस, और लास्ट पे कंक्लूड। ठीक है, पैराग्राफ आपको सिखाया इसलिए जा रहा है ताकि आप पैराग्राफ जो है उसको आप डेली लिखें, और उसके ऊपर फीडबैक लें अपना, जहां से भी आप अपना सेशन लेते हैं। ठीक है, मुझे पहले बताएं, यहां तक समझ आई है? प्लीज जी, यहां तक समझ आई है? हाँ जी, सबको समझ आई है जी? क्रिस्टल क्लियर नाउ, गुड। अमार, अम्मार अरसलान मलिहा, यस सर। ओके 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 ओके। एक पैराग्राफ प्रैक्टिस करें, उसको लिखना नहीं है, जस्ट आपने अपने माइंड में उसको बनाना है। हाँ जी, आर यू रेडी? आर यू रेडी जी? जी बताइएगा, क्विकली क्विकली, जल्दी से। अच्छा, एक पैराग्राफ प्रैक्टिस करते हैं, आपने ना अपने दिमाग से सोचना है चीजों को, उसको कम्प्लेक्स नहीं करना। ठीक है,
मैं एक टॉपिक सेंटेंस देता हूँ, तो उस टॉपिक सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपने मुझे रीजन प्रोवाइड करना है, सपोर्टिंग आर्गुमेंट प्रोवाइड करना है, और आपने उर्दू में कोई इंग्लिश नहीं बनानी अभी अभी जस्ट आप, मैं ये चाहता हूँ कि आपको ना एक अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प हो पैराग्राफ राइटिंग के वजह से। अच्छा, आपका पैराग्राफ ये है कि जो पाकिस्तान में लो लिटरेसी रेट है, किसका? औरतों का। जो लो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान में औरतों का, ठीक है, उसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इम्पीड हो रही है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ रुक रही है, स्लो हो रही है, और उसमें हर्डल क्या चीज है? लो लिटरेसी रेट ऑफ विमेन। टॉपिक सेंटेंस समझ आया बच्चों? जल्दी से बताएं जी, टॉपिक सेंटेंस समझ आया? क्यों अस्मा, टॉपिक सेंटेंस समझ आया? यस सर, समझ आ गया है। अच्छा, सबको समझ आया कि सिर्फ अस्मा को समझ आया जी? प्लीज मुझे बताइएगा। ओके ओके जी ओके सर, ओके। काइंडली रिपीट कीजिएगा। मैंने ये बोला है कि यार जो लो लिटरेसी रेट है ना पाकिस्तान में विमेन का, औरतों का जो लो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान में, ठीक है, वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इंपीड कर रहा है, हैम्पर कर रहा है, रुकावट बन रहा है उसके लिए। हाँ जी, समझ आ गया जी? हादी समझ आया बेटे? ठीक है, ओके। अब इसका रीजन क्या देंगे? अपना माइक ऑन कर सकते हैं, जरूरी नहीं लिख के भेजें, माइक ऑन करें। रीजन क्या होगा? हाँ जी, रीजन क्या होगा जी? जी, कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन करके मुझे बता सकता है जी। हिब्बा, बेटा आप या कोई भी और बच्चा। अस्मा, क्या ऑनलाइन रीजन? बिजनेस सर। यस मरियम, बताएं प्लीज, क्या कह रही हैं आप? ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस ये रीजन है? सोचिए जरा, अपने अपने दिमाग को ये अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस डालें, और ये सोचिए कि आखिर क्यों जो विमेन्स हैं, जो पाकिस्तान की विमेन्स हैं, वो उनका लो लिटरेसी रेट क्यों है? व्हाई? Sir, because of certain societal norms and restrictions from the families. ओके, अच्छा कोई और बच्चा जी? Lack of educational facilities to the women. ओके, कोई और बच्चा जी? जी, कोई और बच्चा? वुमेन एज अ होम मेकर पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ओके, हाँ जी। उसवा, आप, वुड यू लाइक टू ट्राई? जी, वुड यू लाइक टू ट्राई जी? Yes, sir, I already told you. It's just like maybe there is a lack of educational institution for them. That's why. ओके, अच्छा देखिए, राइटिंग की खूबसूरती पता क्या है? राइटिंग की खूबसूरती ये है कि आप सब ने, देखिए हमारा एक क्लेम था और सब ने डिफरेंट डिफरेंट रीजन दिए। ये सर लैक ऑफ अवेयरनेस भी है ना। हाँ जी बेटा, अच्छा, लेकिन देखिए हमने क्या करना है, हमने एक हमारा इस तरह का होना चाहिए कि लाइक एक पुअरली एजुकेटेड जो पॉपुलेशन है, या पुअरली एजुकेटेड जो आपकी विमेन है, आप आपने थोड़ी सी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा बेसिकली इसका मेन रीजन क्या है। एक तो हमारा जो पैट्रियार्कल सिस्टम है वो विमेन्स की जो रिस्ट्रिक्शन है उसको क्या करता है? उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। जो विमेन्स की मोबिलिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो बेसिकली ये जो क्राइसिस है ना, ये जो क्राइसिस है लो लिटरेसी रेट का, ये इमर्ज होता है हमारे जो पैट्रियार्कल सिस्टम से, जिसकी वजह से जब हम विमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाती इसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ।
कि जो बेटा जो सिविलाइज्ड नेशंस है ना, जिनको आप सिविलाइज्ड नेशंस बोलते हैं, दे कंसिडर्ड women as equal responsible for economic growth. सिविलाइज्ड नेशन विमेन को इक्वल कंसीडर करते हैं कि वो भाई वो भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जितना मैन है। लेकिन अगर आपके यहाँ जो विमेन्स के हवाले से जो एक पैट्रियार्कल डेफिनेटली एक सोच है वो निकल रही है, तो आप उसकी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, आप उसकी एजुकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो ड्यू उसकी कंट्रीब्यूशन है वो नहीं कर पाती। और यही वजह है कि जब आपने डेफिनेटली इसका सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करेंगे तो आप बताएंगे कि भाई जो अब आपने इसी बात को खोल के बयान करना है। आप बताएंगे कि भाई जो एक एजुकेटेड वुमेन होती है, ठीक है, आपको पता है आप अगर जॉब भी कर रही हैं या इंटरप्रेन्योरशिप भी हैं या आप इंटरप्रेन्योर भी हैं, तो डेफिनेटली आप जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें एक कंट्रीब्यूशन डाल रही है, आप टैक्स दे रही हैं, आप अर्निंग कर रही हैं वहां से, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो बर्डन है स्टेट के ऊपर। तो पाकिस्तान में तकरीबन 48 to 49% वुमेन्स, तो अगर उसमें से आपकी सिर्फ और सिर्फ 22% वर्क फोर्स है, क्या है 22% आपकी वर्क फोर्स, जिसकी वजह से ये चीजें आपकी कंट्रीब्यूशन जो आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, वो नहीं है उस तरह से। और डेफिनेटली इसके पीछे हम रीजन ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, और लास्ट पे जाके हम बताएंगे कि यूनेस्को के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो 58%, ठीक है। और फिर हमने अपनी बात को कंक्लूड करना है, हम कहेंगे कि भाई इंप्रूविंग लिटरेसी इज इसेंशियल फॉर बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि जब आप जो लिटरेसी है उसको इंप्रूव करें ना, विमेन की जो लिटरेसी है उसको इंप्रूव करें, फिर जाके आप अपना ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड कर पाएंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटा हमारा ये जो वर्कशॉप की क्लास थी वो यहीं तक थी। अच्छा, मैं एक और आपको पैराग्राफ दिखाता हूँ, इसी में यही से मैंने ड्रॉ किया है, द डिनायल ऑफ रिलीजियस मिनॉरिटीज राइट्स इन पाकिस्तान, द डिनायल ऑफ रिलीजियस मिनॉरिटीज राइट इन पाकिस्तान, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस है जी, ये सभी बच्चे अपने पास इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज क्विकली, सभी बच्चे अपने पास इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी, सभी बच्चे अपने पास इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्विकली। ले लिया? मुझे बताएं जी। अच्छा, यस यस यस, लेक्चर लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे एंड पे आज का लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा बेटा, एक बात ये है कि आपके साथ आपको जो हमारी वर्कशॉप की क्लास थी, ठीक है, और इसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने अपना ये जो एडिटोरियल है ये भी आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, नहीं तो ये देखिए जरा, यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, ये हमारी कोऑर्डिनेटर का नंबर है बेटे, मैडम इकरा, ये इनका नंबर है, ठीक है। अ, आप क्लास के बाद इनसे रिकॉर्डिंग हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो जिन बच्चों ने अभी CSS देना है, तो बेटा आप हमारा जो रेगुलर सेशन है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके साथ थोड़ा सा जो हमारी ओवरऑल एक प्लान है वो शेयर कर देता हूँ। ये आउटलाइन है जी हमारे सेशन की, पूरे पूरे सेशन की, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि यार ग्रामर जो है वो सबसे इसेंशियल पार्ट है, तो हम डेली सिर्फ ग्रामर पे काम नहीं करते, हमने बेसिकली आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो हम डेली क्या काम करते हैं, आपको आपकी वोकैब के ऊपर काम किया जाता है। जिस तरह आपने देखा कि आज मैंने आपको एक बहुत ही स्टोरी की फॉर्म में एक रूट वर्ड मैंने आपको सिखाया, ठीक है। अच्छा, फिर जिस तरह आज हमने पैराग्राफ राइटिंग सीख ली है,
तो अब मैं आपको एक टास्क असाइन करूंगा जो आप कल से मुझे आप डेली क्लास में मुझे चेक करवा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली जो कल से हमारी क्लास होगी वो रजिस्टर्ड बच्चों के साथ होगी, ठीक है। और हमारी जो रजिस्टर्ड क्लास है उसमें डेली जी आप पैराग्राफ लिखेंगे, आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपको उसका मैं जो प्रोडक्ट्स है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, और कुछ जो टेक्निक्स हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जो चीजें सीखेंगे एडवांस ग्रामर में, जिस तरह फ्रेज का चैप्टर है, क्लॉज का चैप्टर है, ठीक है, हम जो भी एक कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे डेली का उसको अप्लाई करेंगे इसी रीडिंग मटेरियल के ऊपर जो आपको प्रोवाइड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, एक फ्रेज सीखी, हमने एक फ्रेज सीख ली। कौन सी फ्रेज सीखी? मिसाल के तौर पे हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज सीखी, ठीक है। उसके हमने बेसिकली 2 से 3 स्ट्रक्चर पढ़े। अब हम उसको देखेंगे कि भाई क्या इस तरह से अप्लाई हुई है जिस तरह आज हमने चीजों को अप्लाई किया है। क्योंकि आज तो हमने एज अ बिगनर चीजों को देखा है, आहिस्ता आहिस्ता अब हमने डीप डाइव करना है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपकी अच्छी राइटिंग, अच्छी रीडिंग तभी डेवलप होगी जब आपकी शनासाई होगी ग्रामर्स के साथ। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी ग्रामर को सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये है जी, ये हम पूरे का पूरा, जिस तरह ये हमारी एडवांस ग्रामर है, इसमें ये एक एक वर्ड नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर है ये। तो हर क्लास में हमारी डेली वोकैब होती है, डेली आपकी ग्रामर की क्लास होगी, डेली आप जो लिख के लाएंगे वो मैं इवेलुएट करूंगा। जिस तरह आप देख पा रहे हैं ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है जी, ये वाला, दिस वन, दिस वन, ये स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये कोई एकदम से नहीं हुआ। आप जब लिख के लाएंगे तो गलतियां आएंगी, बहुत सारी गलतियां आएंगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप भी इस तरह से लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें बेटा हम ये जो आप देख रहे हैं ये सारी की सारी आपको ग्रामर करवाई जाएगी। फिर हम बेसिक ग्रामर भी सीखेंगे, और फर्दर जिस तरह मैंने आपको बताया कि वोकैबलरी एंड पैराग्राफ राइटिंग मैंने आज आपको सिखाई है, ये बेसिक्स है। फिर ये आप डेली कम से कम डेढ़ माह तक आपकी इन फाउंडेशन के ऊपर काम होगा। 1.5 से 2 माह हम ये चीजें सीखेंगे, जिसमें आपकी वोकैब भी होगी, आपकी एडवांस ग्रामर भी होगी, और डेली आप पैराग्राफ लिख के मुझे चेक करवा रहे होंगे। और इसके साथ साथ सैटरडे संडे को हमारी वर्कशॉप की क्लास होती है, जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी एक तो क्रिएटिव राइटिंग इनहेंस हो और फिर आपके पास अपडेटेड मटेरियल हो, ना सिर्फ ऐसे के लिए बल्कि पाकिस्तान अफेयर के लिए और करंट अफेयर के लिए, ठीक है। तो आपको सोचे कि एक बच्चा जिसने कभी नहीं पढ़ा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा, अगर वो डायरेक्टली ऐसे के ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसकी फाउंडेशन भी बिल्ड नहीं हुई है और वो डायरेक्टली ऐसे के ऊपर जा रहा है, तो वो नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ टेक्निक सीखने से ना तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना ही आप ऐसे लिख सकते हैं। बुनियादी चीज है स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, वोकैब स्किल्स, और ये तीनों की चीजों आपकी बिल्ड होती है थ्रू एडवांस ग्रामर। तो इसीलिए इस सेशन का जो फर्स्ट फेज होगा वो आपकी फाउंडेशन बिल्ड करेगा। बेटा देखिए, एक बात बताऊं आपको, मैंने एक जब स्टार्ट में मुझे तकरीबन कोई 4 to 5 years हो गए हैं CSS और PMS की इंग्लिश पढ़ाते हुए। तो स्टार्ट में एक टीचर से मुलाकात हुई, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा जी देखें जी, पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े रिनाउंड टीचर हैं। उन्होंने कहा जी पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है चेक करना। अच्छा, लेकिन आप खुद सोचें, आप कल एक पैराग्राफ लिख के लेके आते हैं, उसमें आपकी बेशुमार गलतियां निकलेंगी। कहीं पे आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट की गलती की होगी, कहीं पे आपने गलत फ्रेज इस्तेमाल की होगी, और इसके साथ साथ कहीं पे आपने गलत क्लॉज इस्तेमाल की होगी। तो जब तक आपको क्लॉज की सेंस नहीं होगी, जब तक आपको फ्रेज की सेंस नहीं होगी, मैं जितना मर्जी समझाई जाऊं आपको, आप वो कभी भी ठीक नहीं लिख सकते। आखिर रीजन तो है ना कोई ना कोई। तो मैं ये मानता हूं कि चेकिंग जरूर एक इसेंशियल पार्ट है, लेकिन उससे पहले आपकी एक फाउंडेशन बिल्ड होनी चाहिए, और उस फाउंडेशन को काम करवाने के लिए बड़ा टाइम लगता है। वो चेकिंग से भी ज्यादा टाइम लगता है। आप लिख के लाए, फॉर एग्जाम्पल आप कल लिख के लाते हैं, तो मेरे लिए चेक करना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे पता है आपने ज्यादातर गलतियां की होंगी, ठीक है। लेकिन आपकी फाउंडेशन के ऊपर जब मुझे काम करवाना पड़ेगा ना, तो डेफिनेटली मेरे पसीने छूट जाए। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली मुझे टाइम देना पड़ेगा। वो फिर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको एक टेक्निक सिखाई और उसके बाद जस्ट आके आपके साथ एक
एक एक इंटरेक्शन की और बस आपके साथ मेरा काम हो गया। फिर मुझे आपको डेली चीजें सिखानी पड़ेंगी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन दिखानी पड़ेगी, जो कि मोस्टली जितनी भी बड़ी अकेडमी से नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली नहीं करते जी। मोस्टली बच्चे जो हैं जिन्होंने कहीं से पढ़ा होगा, वो कभी भी नहीं ना आपको कभी फ्रेज के बारे में बताएंगे, ना क्लॉज के बारे में बताएंगे, ना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के हवाले से बताएंगे। ठीक है, तो बेटा हम ये सारी चीजें हमने सीखनी है, हमने इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी है। सबसे पहले हमने इनकी इम्प्लीमेंटेशन रीडिंग में करनी है, फिर उसके बाद राइटिंग में करनी है। सो अगेन जी, फिर हम जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम प्रेसी भी करेंगे, हम एसए भी करेंगे, कंप्रीहेंशन भी करेंगे, और इसके साथ साथ जी जो भी आप इस सेशन की फी पे करेंगे, जो कि हमारा ये कंप्रीहेंसिव सेशन है, 4 to 5 मंथ्स का ये हमारा सेशन है, इसमें आपकी जो चेकिंग है वो आपकी फ्री होगी टिल योर एग्जाम्स 2026। ठीक है, तो आज की क्लास के हवाले से आपने फीडबैक भी प्रोवाइड करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये मैडम का नंबर है बेटे, ये वाला, ये मैडम का नंबर है। आप आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, और जिस तरह मैंने ये असाइनमेंट भी आपको दी है, तो ये असाइनमेंट है जी बच्चों, ये वाली असाइनमेंट है, नोट कर लें। अब आपने क्या प्रोवाइड करना है, रीजन प्रोवाइड करना है जी। असाइनमेंट थोड़ी सी मैं समझा देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे बात क्या हो रही है। देखिए, आपने एडिटोरियल वही पढ़ना है, मैडम से एडिटोरियल ले लीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, द डिनायल ऑफ रिलीजियस मिनॉरिटीज इन पाकिस्तान डिग्निटी, कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस मिनॉरिटी है, ठीक है, तो उनकी आप डिग्निटी को डिनाई कर रही हैं, उनकी फ्रीडम को डिनाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से वीकन हो रही है। क्या चीज वीक हो रही है? सोशल हार्मनी, कि जो एक सोशल, ये जो समाजी हार्मनी है वो वीक हो रही है। उसके साथ साथ दूसरी बात, कॉन्ट्राडिक्ट पाकिस्तान फाउंडिंग प्रिंसिपल्स, कि पाकिस्तान के बनने के जो प्रिंसिपल्स थे वो भी कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं। ठीक है, हमने यहां पे दो क्लेम किए हैं। एक क्लेम है कि जो हम डिनाई कर रही है ना, जो पाकिस्तान की मिनॉरिटीज की जो डिग्निटी हम डिनाई कर रही है, ठीक है, जो उनकी फ्रीडम हम डिनाई कर रही है, फ्रीडम कौन सी? इबादत करने की जो फ्रीडम है, जो हम वो डिनाई कर रही है, वो वीकन कर रही है सोशल हार्मनी को। और दूसरे नंबर पे क्या कर रही है? पाकिस्तान की जो फाउंडिंग प्रिंसिपल थे, जब पाकिस्तान बना था उस वक्त जो पाकिस्तान के प्रिंसिपल थे, उनको भी कॉन्ट्राडिक्ट करी। अब इसके लिए डेफिनेटली आपने ये वाला जो हिस्सा है ना इसका, रीडिंग का, ये जो सेकंड पार्ट है, ये आपने करना है, क्योंकि अभी टाइम काफी ज्यादा हो गया है, तो अभी मैं ये नहीं करा सकता। ये इसमें सिंपल है, कोई कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पता क्या बात हुई है? एक तो इसमें ये बताया गया है कि कायदे आजम ने क्या कहा था मिनॉरिटीज के हवाले से, वो जो आप अक्सर सुनते हैं कि यू आर फ्री, ये इसमें लिखा भी हुआ है। ठीक है, और यही हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल थे, क्योंकि हमारे फाउंडर्स ने ये बातें की थी। दूसरे नंबर पे इसमें गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया है कि जो इस एक्सट्रीमिज्म को रोक नहीं पा रही है। तीसरे नंबर पे इसमें कुछ वे फॉरवर्ड सोल्यूशन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको रीजन भी मिलेगा, आप इस पूरे के पूरे को पढ़ेंगे, ये वाला, ये इसकी जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी, मैडम को आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको इसमें रीजन भी मिल जाएगा, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट भी मिल जाएगा, आपको एविडेंस भी मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आप कंक्लूड तो फिर इजीली कर देंगे, क्योंकि आपने जस्ट अपनी बात को सम अप करना है। ठीक है, तो अब ये चीजें आपकी कैसे इनहेंस होंगी? जब आप डेली लिखेंगे। अगर आप इनकॉन्सिस्टेंट है, आज आपने लिखा, उसके बाद आप कहते हैं 3 दिन बाद लिख लूंगा जी, कोई बात नहीं है, तो बेटा वो आपको नुकसान हो। क्यों? क्योंकि फिर आपका वो जो एक एक जो डर है ना राइटिंग का, वो एज इट इज रहेगा। देखिए ना, क्या होता है जब आप जिम करने के लिए जाते हैं ना, तो आप जाते ही 20 किलो वजन नहीं उठा लेते, आप 2 kg से स्टार्ट करते हैं, 2 kg, 3 kg, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 kg पे आते हैं, 10 kg। तो राइटिंग भी कुछ इसी तरह से, क्योंकि ये स्किल है। तो आप पहले दिन गलतियां करेंगे, फिर नेक्स्ट डे करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप चीजें आपकी इंप्रूव होती जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, किसी ने कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। सर ये काइंडली बताइएगा जो स्ट्रक्चर ऑफ एसे है, हाँ जी, आपकी आवाज ऑब्जर्व चली करना गई। कि पॉसिबल का आप एक क्लास, एक अगर काइंडली एक आप क्लास रख लें या वर्कशॉप रख लें, तो ये सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा सर। थैंक यू। ओके जी। बेटा ये नेक्स्ट डे अगर कोई टाइम बनेगा तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर क्लास करेंगे। क्योंकि हमारी ये क्लास वैसे भी होनी थी, क्योंकि जो रिसेंटली हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हुआ, उसमें
जो बच्चे जिन्होंने रजिस्टर करवाया है, तो हमारी फर्स्ट क्लास जो होती है वो पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से होती है। ठीक है, वो इसलिए होती है ताकि डेली फिर वो अपना डेली एक पैराग्राफ चेक करवा सके। तो अगेन जी, जो बच्चे अ, हमारे साथ रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, तो अगेन ये मैडम का नंबर है, आप उनके साथ ये अपनी रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं और रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि कल की जो क्लास है वो सिर्फ हमारी जो पेड बच्चे हैं उन्हीं के साथ होगी। ठीक है, ये मैडम का नंबर मैंने लिखा था, ये रहा, ये वाला मैडम का। तो अगेन अगर कोई पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ की नहीं समझ आई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरा, आपने मैडम को जो फीडबैक है वो क्लास के हवाले से लाजमी देना है कि आपको क्लास कैसी लगी, और जो पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से आपकी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि बेटा, जो आप अक्सर पूछते हैं कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, तो स्टार्ट लें अपनी इंग्लिश से। आपके 12 के 12 सब्जेक्ट हैं, और वो 12 के 12 सब्जेक्ट इंग्लिश में हैं। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको पढ़ना नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंग्लिश है वो वीक है। सिंपल सी बात। क्योंकि ना आप पढ़ पा रही हैं ना आप लिख पा रही हैं, तो आपको सबसे ज्यादा इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही चीजें सबसे ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड करती है। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के हवाले से सीखना चाहते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, उससे सिर्फ आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी में इजाफा होगा, आपके आइडियाज बढ़ेंगे। लेकिन राइटिंग और रीडिंग जो है वो एनालिटिकल एबिलिटी है, इसमें आपने अपने उस आइडियाज को, वो जो चीजें आपने सीखी हैं, वो जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी इनहेंस हुई है, उसको आपने लिंक करना है, उसको प्रेजेंट करना है। तो इसलिए ये स्किल है। कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होती है? एक आइडिया का आपको नहीं पता था, मैंने बता दिया, तो आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया बस। फ्रेंच रेवोल्यूशन हम जब सीखते हैं तो आप वीडियो लगा लें, 4-5 घंटे की वो जो वीडियो आप सुन लेंगे, उसके बाद आप कहेंगे यार मैं तो एक्सपर्ट हो गया, राइटिंग में नहीं खुद को कह सकते, रीडिंग में नहीं खुद को कह सकते, क्योंकि ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। और यही मेन स्किल्स हैं हम जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए ना, आपने अगर खुद को इवेलुएट करना है तो एक सेंटेंस, मिसाल के तौर पे मैं एक सेंटेंस देता हूं, मैं कहता हूं वन फैमिली वर्क हार्ड एवरी डे। वन फैमिली वर्क हार्ड एवरी डे। 6 वर्ड हैं, 6 वर्ड्स हैं, इनको एक्सपैंड करें। अगर आप एक्सपैंड नहीं कर सकते तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो इंग्लिश है वो बेटा जीरो पे खड़ी हुई है, क्योंकि राइटिंग की जो बेसिक्स है वो है एक्सपेंशन। ठीक है, इसके अलावा जी यूट्यूब के ऊपर भी मेरे लेक्चर्स कुछ अवेलेबल हैं ग्रामर के हवाले से। कुछ हमारी जो ये हमारी रेगुलर क्लास थी, ये हमारी कोई डेमो क्लास नहीं थी। इसके अलावा मेरी डेमो क्लासेस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं अली हैदर के नाम से। ठीक है, मैडम आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देगी, आपने शायद देखी भी हो मोस्टली आप में से। ठीक है, तो फर्दर जी और कोई आपने सवाल करना है तो आप कर लें। आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। जी कोई क्वेश्चन है बच्चों? अगर कोई टाइप कर रहा है तो प्लीज बता दें। जी सर, आज के हवाले से तो नहीं, वो रिक्वेस्ट है कि इसका स्ट्रक्चर का जरा काइंडली अगर कोई वर्कशॉप कर लें। ओके जी, नेक्स्ट क्लास मुलाकात होगी बच्चों। अल्लाह हाफिज।